So good morning to all of you. In this lecture, we will discuss about the sandwich theorem that we have learned in 12th science about limit. सेम उसी तरह यहाँ पर हम सैंडविच थियरम जो है थोड़ी डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस में यहाँ पर किस तरह से सैंडविच थियरम यूज हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों ने लिमिट में देखा था, अगर आप 11 आई थिंक 11 साइंस में देखा होगा, अगर आपके पास तीन फंक्शन है, वहां पर हमने देखा था तीन फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वी हैव थ्री सीक्वेंसेस un vn and wn। ठीक है, देर आर थ्री डिफरेंट सीक्वेंसेस। मेक श्योर यहाँ पर जो है आपका फॉर्म इस तरह से ही होना चाहिए। योर फॉर्म शुड बी un लेस और इक्वल टू vn लेस और इक्वल टू wn। लेस और इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पर होल्ड होनी चाहिए। सपोज कि आप पहला फंक्शन जो है उसकी लिमिट फाइंड कर रहे हो, जो आ रही है कुछ सपोज की l। दूसरा फंक्शन जो है उसकी लिमिट आ रही है यहाँ पर अगेन l। तो तीसरा जो फंक्शन है सेंटर में, जो फंक्शन है जिस जो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं, उसकी लिमिट भी l ही आएगी। अब पहली बात तो एक सैंडविच थियरम, ठीक है, कुछ लग तो रहा है, तीन कंडीशंस देख लाइक सैंडविच लग रहा है, हमें पता है, लेकिन ये कंडीशन आएगी अगर उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करें। तो ये फंक्शन तभी यूज होता है जब हम वीएन के बारे में श्योर नहीं है, या फिर हमें बोल सकते हैं कि वीएन की लिमिट फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम चेक करेंगे कि क्या यूएन लेस और इक्वल टू वीएन है एंड वीएन लेस और इक्वल टू डब्ल्यूएन है। ठीक है, उसके बाद रिसर्चर या मैथमेटिशियन ने ये फाइंड किया, ये जो एंड सीक्वेंसेस है, दोनों साइड जो सीक्वेंसेस है उसकी लिमिट्स फाइंड की, उससे इस फंक्शन के साथ कंपेयर किया तो रिजल्ट सेम ही मिला। इसका मीनिंग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वीएन जो है वो कहीं ना कहीं फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो उस डिफिकल्टी को हमने सॉल्व किया यूजिंग कंडीशंस। उस कंडीशन को बोला जाता है लेस और इक्वल टू कंडीशन। जो है वो पूरी जो कंडीशंस जो यहाँ पर होल्ड हो रही है उसको बोलेंगे सैंडविच थियरम फॉर सीक्वेंसेस। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट और इसकी लिमिट फाइंड करना इजी है कंपेरेटिव टू सेंटर वन। So this one is sandwich theorem for sequences. Let's see one example. अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें बोला है कि show that the sequence un where un is equal to sin n divided by n converges to zero। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लियरली बोल दिया है कि जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है, वो यहाँ पर प्रूव करो। पहले तो पता होना चाहिए फंक्शन कहाँ से कहाँ पर रन हो रहा है, फंक्शन की रेंज क्या है। डोमेन तो आर होगा लेकिन रेंज क्या है वो पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये डिस्कस करें तो बहुत जाहिर सी बात है कि साइन फंक्शन जो है वो -1 से 1 पे जाएगा। उसकी रेंज जो है वो -1 से 1 पे होगी। ठीक है, हमने -1 to 1 लिख दिया। -1 लेस और इक्वल टू पॉजिटिव, या फिर हम बोल सकते हैं साइन एक्स और साइन एन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। चलो यहाँ तक। अब ट्राई करो कि हमारा जो फंक्शन है वो बनाने के लिए, तो ठीक है, हमने दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दिया तो कुछ साइन एन डिवाइड बाई एन मिला। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड वाली जो लिमिट है उसको फाइंड किया, यानी कि ये जो -1/n है, मैं एक स्टेप साथ में ही दिखा देता हूँ आपको कि पहले इसकी लिमिट फाइंड की। हमें पता नहीं है कि साइन एन डिवाइड बाई एन की जो लिमिट क्या होगी कंपेरेटिव टू साइन एन डिवाइड बाई एन। -1/n and +1/n both are easier to find comparative to center one। सो हमने -1/n and +1/n n टेंस टू इनफाइनाइट लेके हमने
यहाँ पर लिमिट फाइंड की तो जाहिर सी बात है ये -1/∞ यानी कि 0 होगा, राइट वन इज ऑल्सो 0। ठीक, तो कहीं ना कहीं कंडीशन कुछ इस तरह से आ रही, 0 लेस और इक्वल टू, मैं पूरा फंक्शन नहीं लिख रहा, लेस और इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा हमारा जो फंक्शन है वो un। चलो, सैंडविच थ्योरम क्या बोलेगा कि सैंडविच थ्योरम ये बोलेगा कि जो दोनों तरफ के फंक्शन है उसकी लिमिट सेम आनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि सेंटर वन इज ऑल्सो 0। तो प्रूव हो गया, -1 से 1 लिया, फंक्शन को बनाया, फंक्शन को बनाने के बाद हमने सॉल्व किया, आर सॉल्यूशन इज 0। तो इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो लिखना है कि आपका फंक्शन जो है वो 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, हेंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जन। ये लाइन लिखना कंपलसरी है सॉल्यूशन के बाद, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यूजिंग वी नो दैट की जगह यूजिंग सैंडविच थियरम, पूरा फंक्शन लिखा, सॉल्यूशन करने के बाद लिखना है कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रही है 0 पे। बहुत इजी। सो आई थिंक आप लोग पहले इस थियरम को लिखो, काफी काफी लोग ये थियरम लिखने में गड़बड़ करते हैं। मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, इस थियरम को अपनी बुक में अपने वर्ड्स में लिखो। राइट डाउन दिस सीक्वेंसेस फॉर होमवर्क, होम असाइनमेंट करके लिख देना अपनी बुक में, H.A करके लिख, H.A विच इज होम असाइनमेंट।
सो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्चुअली एक फॉर्मूला जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो ये कुछ लिमिट्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। मैं पूरा नहीं करवा रहा, दो चार जो मुझे लग रहा है वो आपको करवा रहा हूँ। ये सारे के सारे यहाँ पर 12 आपको लिमिट्स दिए, अगर आपके एग्जाम में आए तो यू कैन राइट डायरेक्टली। जैसे कि ये हो गया कि mod x लेस देन 1। अगर आपके पास mod x लेस देन 1 है तो उसकी लिमिट यहाँ पर होगी 0। लेस देन 1 यानी कि 0 से 1 से कम। 1 से कम अगर यहाँ पर होगा तो आप यहाँ पर उसकी लिमिट 0 आएगी। या प्रूव कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वैसे भी कम है हमारे पास। यहाँ पर इनफाइनाइट होगा अगर 1 से ग्रेटर है। अगर आपके पास पावर n और n फैक्टोरियल है तो उसकी लिमिट 0 होगी। ये 7th नंबर, ये 4 to 6 सिमिलर जैसे हो गई। 7th जो है उसके अंदर कंडीशन क्या थी, अगर 1/n है, ऊपर पावर उसकी n है, तो आपका सॉल्यूशन e होगा। ये ऑलरेडी आप लोगों ने JEE में पढ़ा है, वही सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो ये आप स्टडी अपने आप सेल्फ स्टडी में कर लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। ये सारी यूज़ हो गई, ये मैं बता सकता हूँ कि ये सारे फॉर्म्स जो हैं 12 फॉर्म्स, ये पूरे के पूरे फॉर्म्स यूज़ तो हो गए, लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी लिमिट फाइंड की है तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, फॉर प्रैक्टिस पर्पज दिया है। अगर आगे थोड़ा बढ़े तो सीक्वेंस के बाद आता है सीरीज। अब ध्यान से सुनना है मैं क्या यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आपने जो सीक्वेंस पढ़ी थी उसका जो समेशन होगा उसको बोला जाता है सीरीज। जो आपने 12th में पढ़ा है वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि इफ u1 u2 u3 and un up to infinite is an infinite sequence of real numbers, then the sum of the terms of this sequence। याद रखना है सारी जो सीक्वेंस जो है उसका समेशन, summations of the sequences are known to be infinite series। infinite series जो डिनोट किया जाता है 1 से लेके इनफाइनाइट है तो 1 to infinite un और सिंपल समेशन ऑफ द सीक्वेंसेस। सीक्वेंस हमने पढ़ा है n2r होगा। सीरीज हमने क्या पढ़ा, समेशन ऑफ द सीक्वेंसेस। तो जितनी भी आपके पास सीक्वेंस है उसका समेशन करते जाओ एंड यू विल गेट द सीरीज। और अगर उसको अच्छी तरह से अगर हम पढ़े तो यहाँ पर हमें किया गया है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेशन ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ पर 2 पेज थोड़े हम थोड़ा वक्त लेके पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज भी अगर टाइम रहेगी तो प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ट्राई करोगे कि ये एक जो एग्जांपल है वो आज हम कवर कर ले, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज की डेफिनेशन के बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से फंक्शंस है वगैरह। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि इनफाइनाइट सीरीज यानी कि समेशन ऑफ दिस सीक्वेंसेस। सो यहाँ पर कुछ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के कुछ रूल्स है, कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उसको डिस्कस कर ले। किसी का भी माइक मुझे अनम्यूट नहीं चाहिए, वरना ये निधि आहिर करके कौन है, जल्दी से अपना एनरोलमेंट नंबर लिखो वरना मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। सर मेरा एनरोलमेंट नंबर अभी आया नहीं है। अभी आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद रोल नंबर 53 जो है 20AC02ML053। जल्दी से अपना नेम लिखो एक स्पेस छोड़ के। मैंने कितनी बार बोला कि आपका एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आपको स्पेस वहां पर करना है। नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरह का कोई केस दिखा तो मैं वहां पर उसको रिमूव कर लूँगा, उसके बाद मीटिंग को लॉक कर दूँ। तो किसी को भी यहाँ पर उसके बाद ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ओके।
सो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि consider the infinite series and let the sum of the first n terms, sum यानी कि कैपिटल S n, let the sum of the first n terms be capital S n is equal to u1 plus u2 up to un. As n tends to infinite, the following three cases may arise for summation. Summation को हमने यहाँ पर Sn से डिनोट कर दिया. If Sn tends to a finite limit, if Sn tends to a finite limit as n tends to infinite, the series Un said to be convergent. देखो यहाँ पर थोड़ा फंडा जो है थोड़ा अब चेंज होगा. अगर आपकी लिमिट इनफाइनाइट के नजदीक है, you can say your summation is convergent. If Sn tends to plus or minus infinite as n tends to infinite, the series said to be divergent. अब ये क्यों होगा, किस तरह से होगा, उसको हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल में समझेंगे. थोड़ा आपको यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट भी लगेगा, क्योंकि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो हमने समझा वो हमने ये समझा था कि सपोज कि अगर हमने लिमिट पुट की एंड इफ आवर सॉल्यूशन इज फाइनाइट, देन वी कैन से आवर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. And suppose our solution is undefined, infinite, then we can say our solution is infinite and our sequence is divergent. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पर हम सारे सीक्वेंसेस का समेशन कर रहे हैं. तो हो सकता है कुछ n के फॉर्म में कुछ फॉर्मूला आए, कुछ कैंसल आउट हो जाए, कन्वर्जेंट था वो डाइवर्जेंट हो जाए, डाइवर्जेंट था वो कन्वर्जेंट हो जाए. मे बी यहाँ पर ऐसे पॉसिबल केसेस है. If your summation does not tends to a unique limit as n tends to infinite, n tends to infinite लगा के अगर आपकी लिमिट यूनिक नहीं आ रही, we can say limit does not exist. यूनिक नहीं आ रही यानी कि चेंज हो रही है, प्लस आ रही है माइनस आ रही है, प्लस आ रही है माइनस आ रही है, यानी कि ऑसिलेशन वाला हमने एक फंक्शन देखा था आगे. आई थिंक आप सबको पता होगा, अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑसिलेशन वाला. मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपकी लिमिट चेंज हो रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह से फंक्शन को देखना है. ऑसिलेशन वाला ये रहा. इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस un इज नॉट यूनिक इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस. यानी कि प्लस हो गया माइनस हो गया, इस फंक्शन को हर बार याद रखना, -1/n करके कोई भी, प्लस करके कोई भी फंक्शन. सो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है यहाँ पर ऑसिलेटरी फंक्शन. यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिमिट जो है वो यूनिक नहीं आ रहे. अगर हम उसको उसके बाद भी डिस्कस करना चाहे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे सीरीज के फॉर्म में, so the convergent or divergent of an infinite series remain unaffected or unchanged by addition or removal of a finite number of terms and by multiplication of each term with finite number. अगर इन दो तरह की प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली तो कोई इनफाइनाइट सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ टू सीरीज आर कन्वर्जेंट, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. इफ टू सीरीज आर कन्वर्जेंट, so summation of the series are also convergent. But if two series are divergent, then summation of the series may be convergent. देखो यहाँ पर may वर्ड यूज किया, may be. ऐसा नहीं लिखा है कि must be convergent या फिर have to be convergent, ऐसा नहीं लिखा. यहाँ पर क्लियर लिखा है कि अगर दो सीरीज डाइवर्जेंट है तो summation of the series may be convergent. मेरे पास एक्चुअली इसका एग्जांपल था लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं लिखा. मैं आपको एग्जांपल बाद में पॉसिबल हो तो मैं आपको या तो ट्यूटोरियल में दूंगा या तो अलग से करवाऊंगा.
कि दो अगर आपके पास सीरीज है वो डाइवर्जेंट है तो उसका समेशन कन्वर्जेंट में भी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है कि या फिर क्या है। सो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को गेट के पर्पस पे देखना है आपको। ये जो पॉइंट्स जो है ये 2 और 3 ये कहीं ना कहीं हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ ले जा रहा है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर इस तरह के फंक्शंस यूज होते हैं। 2 मार्क्स का एग्जाम्पल गेट में आ सकता है कि मस्ट बी कन्वर्जेंट मे बी इफ एल्स वगैरह कुछ भी करके वो लोग बता दे रहे हैं। If each term of a series of positive terms does not exceed the corresponding term of a convergent series of positive terms, then summation un is convergent. यानी कि if each term of a series of positive terms does not exceed the corresponding term of that series, so आपकी सीरीज जो है वो यहाँ पर कन्वर्जेंट हो। ये सारे के सारे फंडा आपको याद नहीं रखने हैं अभी, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, लेकिन जितना याद रख सको उतना याद रखो। If each term of a series of positive term exceed the corresponding term, यानी कि उससे बढ़ेगी, अगर आपकी सीरीज जो है वो एक्सीड हो जाएगी corresponding term से, डाइवर्जेंट सीरीज से अगर वो हो रही है तो योर सीरीज मस्ट बी डाइवर्जेंट। योर सीरीज मस्ट बी डाइवर्जेंट। कि समेशन un जो है, योर समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एक्सीड द सेकंड सीरीज। ठीक है, आपकी सेकंड सीरीज अगर डाइवर्जेंट है, अगर फर्स्ट सीरीज उससे बढ़ रही है तो यू कैन से कि योर फर्स्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट। एंड अगर कोई इस तरह का फंक्शन दे तो पहले पता होना चाहिए कि ये सीरीज है। यहाँ पर आपको 1 से लेके इनफाइनाइट दिया है, अभी हमें उसका नेचर चेक करना है। 12 के अंदर सब लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था, सबसे प्रॉपर एग्जांपल करवाओ तो 1 से लेके 50 का समेशन, 1 से कंटिन्यूस होना और 50 तक। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। एन हो जाएगा 50, n प्लस वन हो जाएगा 51 डिवाइड बाई टू, सोल्यूशन आ गया। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके टर्म्स जो है कोई टर्म छूटनी नहीं चाहिए यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है 1 के बाद 2 लिया है, 2 के बाद 3 लिया है, 3 के बाद 4, अगर 4 के बाद 6 लिया गया होता तो ये वाला फंक्शन यूज नहीं होता। तो आपको क्या याद रखना, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, 12 के अंदर किया होगा वहां पर, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब इसको बोलना है एस एन, यानी कि समेशन ऑफ द एन टर्म्स। लिमिट लगाई, कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर फाइनाइट होने का। फाइनाइट आपकी लिमिट कब होगी, जब कोई फॉर्म आपकी डिनोमिनेटर में हो, इस तरह से कोई टर्म हो तो यहाँ पर हम फाइनाइट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो न्यूमरेटर, तो यहाँ पर फाइनाइट तो होगा नहीं, अनडिफाइंड हुआ, यानी कि हैंस योर सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, योर सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये रहे सब। अब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा पोर्शन अभी एडिट करना भी बाकी है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बस उस एग्जांपल को सॉल्व करना है। मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको आपको सॉल्व करके बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है कि डाइवर्जेंट हो रही है वगैरह।
Okay, so your function is वही जो हम देते थे वही टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज में आएगा। फंक्शन है आपका 1/3 कॉमा -2/3² कॉमा 3/3³ 2 दे दिया यहाँ पर। अब दे देते हैं यहाँ पर 1 - 2, अब आएगा -4/3 तक होगा 3/4। चलो अब मुझे ये बताना है कि ये जो यहाँ पर आपको दिया है इस सीरीज के बारे में बताना है आपको कि ये सीरीज जो है ये पहले कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो पहले यहाँ पर एस एन फाइंड करो, एस एन यानी कि nth एन फॉर्म में फाइंड करो, ठीक है। इसको फाइंड करो फॉर्म ऑफ एन, उसके बाद चेक करो लिमिट, और मुझे बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन कन्वर्जेंट हो रहा है कि डाइवर्जेंट हो रहा है। और कन्वर्जेंट हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है। आपके पास 15 मिनट्स है।
converges to 0. Okay. Okay, good. Your function is, देखो जो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर बना है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो -1 n-1 इस सीक्वेंस का सॉल्यूशन होगा n/3 चलो सब लोग का ये पहले ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना सबका। ओके, अब क्या करना है, n ऑड होगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा, n इवन होगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा। मैंने बस इसके लिए आपको दिया था क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन बन रहे हैं। पहला आएगा यहाँ पर, अगर n आपका ऑड होगा, मैं नहीं लिख रहा लेकिन डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, n डिवाइड बाय 3n, ये होगा फॉर ऑड फंक्शन, ऑड नंबर। और फॉर इवन यहाँ पर सॉल्यूशन होगा -n डिवाइड बाय 3n। अब दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा कन्वर्जेस टू 0। चलो गुड, काफी लोगों के सॉल्यूशन सही निकले यहाँ पर, यानी कि आपका बेसिक क्लियर है। बस अगर सॉल्यूशन सेम आए, आपका फंक्शन सिमिलर आए तो समझ लेना कि आपका बेसिक एकदम क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि जियोमेट्रिक सीरीज के लिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए, मैंने अभी पोर्शन अभी इतना ऐड नहीं किया है, तो मैं ट्राई करूँगा कि फ्राइडे से पहले ये जियोमेट्रिक वगैरह कंप्लीट कर दूँ। आई होप, आई थिंक हमारी जो अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर हमारी जो लास्ट डेट ऑफ टीचिंग जो है वो होगा यहाँ पर, लास्ट डेट ऑफ टीचिंग यहाँ पर हमारा होगा 16 जनवरी। तो उससे पहले हमें ये सिलेबस कवर करना है, उससे पहले हमें सिलेबस कवर करना है। हालांकि यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं कवर, फर्स्ट चैप्टर तो हो चुका है। अगर हम आज की बात करें तो सीरीज वगैरह शुरू हो चुका है, ये कंपैरिजन टेस्ट वगैरह करना बाकी है जिसमें थोड़ा टाइम जाएगा। टेलर मैक्लोरन वगैरह जो है हमें ट्राई करूँगा कि बिफोर जनवरी ख़त्म कर दूँ। मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है उसके लिए आप अभी से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शुरू कर देना, क्योंकि होगा क्या यहाँ पर 90% सिमिलर रखा है आपका, जो सिलेबस जो है मैट्रिक्स का वो 90% यहाँ पर सिमिलर रखा है अकॉर्डिंग टू 12th साइंस। सो ट्राई यही करना कि मैट्रिक्स एल्जिब्रा में शुरू करो, उससे पहले थोड़ा बहुत आपका आई थिंक 60 to 70% खत्म हो जाए। रो कॉलम वगैरह तो कोई करवाने की जरूरत नहीं, इनवर्स पता है, रैंक पता है, लीनियर इक्वेशन करवा दूंगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर हो जाएगा, केली हैमिल्टन थियरम पता है कि मैट्रिक्स की जगह रिप्लेस करना है बस। तो ये जो है मैट्रिक्स में ट्राई करूंगा कि 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर दूं। उससे पहले ये जो है सीक्वेंस सीरीज 1 एंड सीक्वेंस सीरीज 2, इसमें हमारा बहुत टाइम जाएगा। भले ही यहाँ पर 6 आवर लिखे हैं लेकिन थोड़ा टाइम यहाँ पर मैं लूंगा, क्योंकि टेलर और मैक्लोरन आपके लिए नया है, उसका बेसिक समझना भी थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जा रही है, तभी उसकी लिमिट फाइंड करो, तभी कन्वर्जन निकालो, और सीरीज बहुत लेंथी होगी वहां पर। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, एल हॉस्पिटल रूल आप सबको पता है, सिर्फ मैं बेसिक वगैरह करवा दूंगा। सो ट्राई यही करना है कि मैट्रिक्स एल्जिब्रा में थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से शुरू कर दो। सिलेबस तो पूरा चलेगा आपका, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप कर दो तो जिन जिस जिस फंक्शन या फिर जिस टॉपिक में ज्यादा टाइम चाहिए वो हम कवर कर सकते। रोल नंबर 4 हैज बीन डिस्कनेक्टेड। रोल नंबर 4 ने अभी एडमिट तो किया था, अभी है, अभी हर्ष करके जो है वो अभी मीटिंग में ही है, तो अभी कोई लीव नहीं होगा। वेट अ मिनट,
मैं अटेंडेंस यहाँ पर आपकी सिक्योर कर लेता हूँ पहले। दूसरी बात, आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम ट्यूटोरियल सॉल्व करते रहना है। दूसरी बात कि मैथमेटिक्स जो है वो आपका क्लास में ही हो जाएगा, तो उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं। क्लास के अंदर अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया है तो आई एम श्योर कि आप अच्छी तरह से मैथ्स आपका एग्जाम में भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, सो ट्राई यही करो कि मैथमेटिक्स जो है वो आपका क्लास में ही हो जाए, बाकी के सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करते रहें। So now you all can leave.